हमारा शानदार पड़ोसी एंड्रोमेडा का एक इंट्रोडक्शन। एंड्रोमेडा खूबसूरती से भरी एक गैलेक्सी। ये एक बहुत बड़ा स्पाइरल है, बिल्कुल हमारी मिल्की वे जैसा। इसलिए ये हमारा सबसे नजदीकी बड़ा गैलेक्टिक पड़ोसी है। रात के अंधेरे आसमान में ये एक धुंधले से पैच जैसा दिखता है, लेकिन इसके साधारण रूप से धोखा मत खाओ। एंड्रोमेडा एक कॉस्मिक जायंट है। इसमें शायद 1 ट्रिलियन स्टार्स हैं, शायद उससे भी ज्यादा। इतने सारे सूरज, अनगिनत दुनिया, अनंत संभावनाओं की कल्पना करो। एक सच्चा आइलैंड यूनिवर्स कॉस्मिक समुद्र में तैरता हुआ। दूर से हमें बुलाता एक बीकन। साइंटिस्ट एंड्रोमेडा को एक और नाम से भी जानते हैं, M31। ये हमारे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज का एक लीडिंग मेंबर है। इस कॉस्मिक फैमिली में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी शामिल है। कई छोटी ड्वार्फ गैलेक्सीज भी इस ग्रुप का हिस्सा है। हालांकि एंड्रोमेडा यहाँ का अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियन है। ये हमारे आसपास की सबसे बड़ी और सबसे मैसिव गैलेक्सी है। इसका पावरफुल ग्रेविटी अपने सभी छोटे पड़ोसियों को प्रभावित करता है, यहाँ तक कि हमारी मिल्की वे भी इसके अटल खिंचाव को महसूस करती है। असल में हम एक कोलिजन कोर्स पर हैं, लेकिन इसके बारे में बाद में। सेलेस्टियल डांस पार्टनर्स मिलने के लिए डेस्टिन्ड। ये गैलेक्टिक पड़ोसी आखिर कितनी दूर है? एंड्रोमेडा की दूरी वाकई दिमाग हिला देने वाली है। ये पृथ्वी से लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। एक लाइट ईयर वो दूरी है जो लाइट 1 साल में तय करता है। याद रखें, लाइट यूनिवर्स में सबसे तेज चीज है। तो आज रात हम एंड्रोमेडा से जो फेंट लाइट देखते हैं, उस लाइट ने अपनी यात्रा 2.5 मिलियन साल पहले शुरू की थी। असल में हम कॉस्मिक पास्ट में गहराई से देख रहे हैं, आधुनिक मानवों के पृथ्वी पर चलने से पहले के समय का एक स्नैपशॉट। यूनिवर्स का स्केल बहुत हम्बलिंग है। एंड्रोमेडा हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका अध्ययन करने से हमें अपने कॉस्मिक एड्रेस को समझने में मदद मिलती है। ये इस बारे में क्लूज देता है कि हमारी जैसी गैलेक्सीज कैसे बनती हैं। हम सीखते हैं कि वे अरबों वर्षों में कैसे ग्रो और चेंज होती हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्टिक एवोल्यूशन के लिए एक नेचुरल लैबोरेटरी है और एक ड्रामेटिक फ्यूचर इवेंट पर विचार करना है। बहुत बहुत दूर भविष्य में हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा आपस में कोलाइड होंगे। वे मर्ज हो जाएंगे और एक नई और भी बड़ी एलिप्टिकल गैलेक्सी बनाएंगे। एक शानदार कॉस्मिक डांस जो हमारी गैलेक्टिक डेस्टिनी को रीशेप करेगा। एक डेस्टिनी जो खुद स्टार्स में लिखी है। हम एंड्रोमेडा की यात्रा करने का सपना देखते हैं, एक ग्रैंड एडवेंचर। लेकिन स्पेस बहुत विशाल है, दूरियां समझ से लगभग परे हैं। ऐसी खाइयों को पार करने के लिए हमें तेज जाने की जरूरत है, अविश्वसनीय रूप से तेज। लेकिन हम वास्तव में कितनी तेजी से जा सकते हैं? क्या कोई स्पीड लिमिट है? हाँ, यूनिवर्स की एक स्पीड लिमिट है, एक फंडामेंटल रूल। ये वैक्यूम में लाइट की स्पीड है। हमारे या हमारे स्टारशिप्स जैसे मैस वाली कोई भी चीज इस तक नहीं पहुंच सकती। ये कॉस्मिक स्पीड को पूरे स्पेस टाइम में गश्त करता है। ये किसी भी फिजिकल जर्नी की गति तय करता है। एक यूनिवर्सल कांस्टेंट, अनयील्डिंग और एब्सोल्यूट। लाइट की स्पीड अस्टॉनिशिंग है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी लगभग 1,86,000 माइल्स प्रति सेकंड। लाइट सिर्फ 1 सेकंड में पृथ्वी के चारों ओर 7.5 बार चक्कर लगा सकता है। इसके बारे में सोचो, पलक झपकाओ और लाइट ने दुनिया का चक्कर लगा लिया। फिर भी इतनी ब्रेथ टेकिंग वेलोसिटी पर भी एंड्रोमेडा दूर ही रहता है। लाइट की एक बीम को वहां तक पहुंचने में 2.5 मिलियन साल लगेंगे। ये इस बात को दर्शाता है कि हम कितने बड़े स्केल से डील कर रहे हैं। इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल कोई सिंपल वीकेंड ट्रिप नहीं है, ये युगों की यात्रा है, लाइट के लिए भी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इस लिमिट का खुलासा किया। उनके इक्वेशंस ने हमें दिखाया कि ये स्पीड बैरियर क्यों मौजूद है। जैसे जैसे मास वाली कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होती है, उसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ती है। लेकिन कुछ और भी होता है, उसका रिलेटिविस्टिक मास भी बढ़ता है। वो जितनी तेजी से जाती है, उतनी ही भारी हो जाती है। किसी ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड तक एक्सेलरेट करने के लिए इसके लिए इन्फिनिट एनर्जी की आवश्यकता होगी और उसका मास इन्फिनिट हो जाएगा। ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। हमारे यूनिवर्स के रूल्स हैं और ये उसके सबसे सख्त रूल्स में से एक है। इसलिए हम बस एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट नहीं बना सकते जो इस बैरियर को तोड़ दे। कम से कम कन्वेंशनल प्रोपल्शन का उपयोग करके तो नहीं। हम बस और पावरफुल इंजन्स नहीं जोड़ सकते, या और फ्यूल नहीं। फिजिक्स के लॉज, जैसा कि हम उन्हें समझते हैं, ना कहते हैं। ये अल्टीमेट स्पीड लिमिट रियलिटी का एक प्रोफाउंड पहलू है। ये इंटरस्टेलर और इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल की हमारी सभी आकांक्षाओं को आकार देता है। ये हमें और इंजीनियस और क्रिएटिव सॉल्यूशंस खोजने के लिए मजबूर करता है। हमें ब्रूट फोर्स से आगे सोचना होगा, हमें लूपहोल्स की तलाश करनी होगी। नेचर सब्टल है और शायद, बस शायद, कोई रास्ता हो। आइंस्टाइन के थ्योरीज ने हमें सिर्फ एक स्पीड लिमिट से ज्यादा दिया। उन्होंने कॉस्मोस के बारे में कुछ और भी एस्टॉनिशिंग बताया। टाइम खुद कांस्टेंट नहीं है,
ये एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम रिलेटिव है। ये स्ट्रेच हो सकता है और ये कंप्रेस हो सकता है। इस फिनोमिनन को टाइम डिलेशन कहा जाता है। ये स्पेस में आपकी वेलोसिटी पर निर्भर करता है या उस ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ पर जिसमें आप हैं। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये हमारे यूनिवर्स का एक प्रूवन फैक्ट है। टाइम का आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बदल सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक फ्यूचरिस्टिक स्टारशिप पर एक एस्ट्रोनॉट हैं। आप लाइट की स्पीड के एक सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन पर ट्रैवल कर रहे हैं, शायद लाइट स्पीड के 99.9% पर एंड्रोमेडा की ओर बढ़ रहे हैं। आपके लिए उस स्विफ्ट वेसल पर टाइम ज्यादा धीरे धीरे गुजरेगा, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा धीरे। हमारे डेली लाइफ में ये इफेक्ट बहुत टाइनी है, लेकिन रिलेटिविस्टिक स्पीड्स पर यह ड्रामेटिकली प्रोनाउंस्ड हो जाता है। तेज गति से चलने वाले एयरक्राफ्ट पर एटॉमिक क्लॉक्स ने इस इफेक्ट को मेजर किया है। जीपीएस सैटेलाइट्स को एक्यूरेटली फंक्शन करने के लिए इसे अकाउंट करना होगा। तो नियर लाइट स्पीड पर एंड्रोमेडा की आपकी यात्रा पर आपके पर्सपेक्टिव से जर्नी बहुत शॉर्टर लग सकती है। 2.5 मिलियन साल बीतने के बजाय शायद कुछ ही डेकेड्स। आप थ्योरेटिकली अपने लाइफ टाइम में एंड्रोमेडा तक पहुंच सकते हैं, लेकिन पृथ्वी का क्या होगा? अगर आप वापस लौटे तो आपको क्या मिलेगा? घर वापस लाखों साल बीत चुके होंगे। आप जिन्हें भी जानते थे वे सब बहुत पहले ही चले गए होंगे। मानव सभ्यता, पृथ्वी पहचानने योग्य नहीं रहेगी। महाद्वीप शायद शिफ्ट हो गए होंगे, नई स्पीसीज पैदा हुई और गायब हो गई होंगी। आप न केवल स्पेस के बल्कि डीप टाइम के ट्रैवलर होंगे। ये इफेक्ट टाइम डिलेशन एक कॉस्मिक डबल एज्ड सोर्ड है। ये ह्यूमन क्रूज को वास्ट जर्नीज को सहने का एक पोटेंशियल तरीका प्रदान करता है, कम से कम टाइम के अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के भीतर। लेकिन ये एक इरिवर्सिबल प्रोफाउंड डिस्कनेक्ट भी पैदा करता है। उनके ओरिजिन पॉइंट से उनकी स्पीसीज की टाइमलाइन से अलग उनके आसपास यूनिवर्स तेजी से एज होगा। ये स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर के तरीके का एक फंडामेंटल कॉन्सिक्वेंस है। जो कोई भी लाइट स्पीड के पास ट्रैवल करने की हिम्मत करेगा उसके लिए एक पॉइंट ट्रेड ऑफ। फ्यूचर इंटरस्टेलर एक्सप्लोरर्स के लिए एक डीप कंसिडरेशन। एंड्रोमेडा तक पहुंचने में सिर्फ स्पीड और टाइम पर मास्टरिंग करने से ज्यादा शामिल है। इंटरगैलेक्टिक वॉइड में जर्नी खुद ही खतरों से भरी है। दूरी फिर से 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स है। यह लगभग 24 क्विंटिलियन किलोमीटर्स है या 15 क्विंटिलियन माइल्स। इतनी बड़ी संख्याएं कि उनका लगभग कोई मतलब नहीं रह जाता। हमारे फास्टेस्ट करंट स्पेसक्राफ्ट जैसे नासा का पार्कर सोलर प्रोब तेज हैं, लेकिन उस गल्फ को पार करने में उन्हें लिटरली अरबों साल लगेंगे। ये मानव सभ्यता के अस्तित्व से कहीं ज्यादा लंबा है। जाहिर है हमारा करंट प्रोपल्शन पर्याप्त नहीं है। हमें एक रेवोल्यूशनरी लीप की जरूरत है, न कि केवल इंप्रूवमेंट की। फ्यूल के बारे में सोचो। कन्वेंशनल रॉकेट्स के लिए फ्यूल एक मेजर कंस्ट्रेंट है। यहां तक कि हमारे सोलर सिस्टम के मिशंस के लिए भी ये मैस का एक बड़ा हिस्सा है। एक इंटरगैलेक्टिक जर्नी के लिए जरूरी फ्यूल की मात्रा एस्ट्रोनॉमिकल है। हम वर्तमान में जो कुछ भी प्रोड्यूस या कैरी कर सकते हैं उससे कहीं आगे। हमें पूरी तरह से न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होगी। ऐसे सोर्सेज जो इनक्रेडिबली पावरफुल, एफिशिएंट और लॉन्ग लास्टिंग हो। शायद कंट्रोल्ड मैटर एंटी मैटर एनाइलेशन काम कर सकता है, या वैक्यूम फ्लक्चुएशन से जीरो पॉइंट एनर्जी को हार्नेस करना। ये थियोरेटिकल फिजिक्स के बिल्कुल एज पर कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ऐसी ब्रेक थ्रूज इतनी ग्रैंड वॉयज के लिए एसेंशियल हैं। फिर स्टारशिप खुद है, जेनरेशंस के लिए एक वेसल। इसे सदियों या यहां तक कि मिलेनिया तक अपने ऑक्यूपेंट्स को शील्ड करना होगा। उन्हें हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज के कांस्टेंट बॉम्बार्डमेंट से बचाना होगा। उन्हें माइक्रोमीटियोरॉइड्स और इंटरस्टेलर डस्ट के साथ कलिजन से प्रोटेक्ट करना होगा। इसे एक परफेक्टली क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। हवा, पानी और भोजन के हर मॉलिक्यूल को रिसाइकल करना। पोटेंशियली सैकड़ों जेनरेशंस के लिए जो रास्ते में पैदा होंगे, रहेंगे और मरेंगे। शिप को एक सेल्फ सस्टेनिंग मोबाइल वर्ल्ड होना होगा। गैलेक्सीज के बीच वास्ट डार्क ओशन में बहता एक छोटा सा आर्क, अभूतपूर्व पैमाने का एक इंजीनियरिंग चैलेंज। और हमें ह्यूमन एलिमेंट को नहीं भूलना चाहिए। साइकोलॉजिकल टोल, गहरे आइसोलेशन, पृथ्वी से अटर रिमोटनेस की कल्पना करो। क्रू और उनके डिसेंडेंट्स लाइफ टाइम्स के लिए कन्फाइंड होंगे, ये जानते हुए कि पृथ्वी मेमोरी में घटती हुई लाइट का एक पॉइंट है, या शायद सिर्फ एक लेजेंड, एंशिएंट टाइम्स की एक कहानी। वे अपने सेंस ऑफ पर्पस, अपने सोसाइटल कोहीजन को कैसे मेंटेन करेंगे टाइम और डिस्टेंस के इतने अनइमेजिनेबल स्ट्रेचेस में। ये ह्यूमन फैक्टर्स किसी भी टेक्नोलॉजिकल बैरियर जितने ही क्रिटिकल हैं। एक्सप्लोरर का माइंड उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वो वेसल जिसकी वे कमांड करते हैं। हमें इनर जर्नी के साथ साथ आउटर जर्नी के लिए भी प्रिपेयर करना होगा। सेक्शन 5, स्पेस टाइम सर्फिंग अल्क्यूबियर वार्प ड्राइव का सपना।
चूंकि कन्वेंशनल ट्रैवल से एंड्रोमेडा तक पहुंचना इतना मुश्किल लगता है, साइंस फिक्शन के उन एग्जॉटिक आइडियाज के बारे में क्या ख्याल है, जैसे वार्प ड्राइव, जिसे स्टार ट्रेक में फेमसली डिपिक्ट किया गया है। क्या ऐसी टेक्नोलॉजी कभी रियलाइज्ड हो सकती है? मिगेल अल्कुबियर नाम के एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट ने इस पर रिसर्च की। 1984 में उन्होंने वार्प ड्राइव के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल प्रपोज किया। इसने लाइट से भी तेज ट्रैवल करने का एक तरीका ऑफर किया, रिमार्केबली लोकली आइंस्टाइन की कॉस्मिक स्पीड लिमिट का उल्लंघन किए बिना। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो स्पेस टाइम के रूल्स को ही मोड़ देता है। वुड बी गैलेक्टिक एक्सप्लोरर्स के लिए एक टेंटलाइजिंग प्रोस्पेक्ट। एक अल्कुबियर ड्राइव असल में कैसे फंक्शन करेगा? शिप खुद स्पेस में इम्पॉसिबल स्पीड्स पर एक्सेलरेट नहीं होता है। इसके बजाय ड्राइव वेसल के चारों ओर स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करता है। स्पेस टाइम को एक फ्लेक्सिबल फैब्रिक, एक कॉस्मिक ओशन के रूप में इमेजिन करें। अल्कुबियर ड्राइव शिप के पीछे स्पेस टाइम का विस्तार करेगा, साथ ही ये इसके सामने स्पेस टाइम को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। स्टारशिप नॉर्मल स्पेस के एक वार्प बबल के भीतर रेस्ट करेगा। फिर इस बबल को स्पेस टाइम की एक वेव पर ले जाया जाएगा, जैसे समुद्र पर वेव पर सवार एक सर्फर। शिप को स्पेस टाइम द्वारा मूव किया जाता है, इसके माध्यम से नहीं। इस प्रोटेक्टिव वार्प बबल के अंदर शिप इफेक्टिवली स्टेशनरी रहता है। स्पेस खुद मूव कर रहा है, इसलिए शिप और उसके क्रू एक्सट्रीम एक्सेलरेशंस का एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, न ही वे नियर लाइट स्पीड के टाइम डिलेशन इफेक्ट्स के अधीन होंगे। थियोरेटिकली बबल के अंदर टाइम नॉर्मली पास होगा। क्रू रीजनेबल टाइम में वास्ट कॉस्मिक डिस्टेंसेस को पार कर सकता है और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकता है, बिना सिग्निफिकेंटली डिफरेंटली एज हुए। यह हमारे इंटरस्टेलर ट्रैवल की समस्याओं का परफेक्ट सॉल्यूशन लगता है। लेकिन कई ग्रैंड आइडियाज की तरह इसमें सिग्निफिकेंट कैचेस हैं। मेजर थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल हर्डल्स रास्ते में हैं। प्राथमिक ऑब्स्टिकल एक्सोटिक मैटर की जरूरत है। वार्प बबल को क्रिएट और सस्टेन करने के लिए इस ड्राइव को नेगेटिव मास एनर्जी डेंसिटी वाले मैटर की आवश्यकता होती है। हमने यूनिवर्स में ऐसे मैटर को कभी ऑब्जर्व नहीं किया है। हम नहीं जानते कि क्या यह इक्वेशंस के बाहर भी एग्जिस्ट कर सकता है, या अगर ऐसा होता है तो हम इसे कैसे क्रिएट और कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिडिक्टेड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कोलोसल हैं। कुछ अर्ली कैलकुलेशंस ने जुपिटर के मास के बराबर एनर्जी की आवश्यकता का सुझाव दिया, या पूरे विजिबल यूनिवर्स में उपलब्ध एनर्जी से भी अधिक। अभी के लिए अल्कुबियर ड्राइव एक फैसिनेटिंग मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है, एक फिजिक्स रेवोल्यूशन का इंतजार कर रहा एक ब्यूटीफुल ड्रीम। सेक्शन 6, कॉस्मिक टनल्स। क्या वर्म होल्स हमारे इंटरगैलेक्टिक हाईवेज हो सकते हैं? वास्ट कॉस्मिक डिस्टेंसेस को बाईपास करने का एक और पॉपुलर कॉन्सेप्ट वर्म होल है। स्पेस टाइम के फैब्रिक के माध्यम से सीधे बोर्ड की गई एक टनल की कल्पना करें। ये दो वेरी डिस्टेंट लोकेशंस के बीच एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकता है। एक एप्पल की सरफेस पर एक एंट के बारे में सोचो। वह एक साइड से ऑपोजिट साइड तक जाना चाहता है। वह एप्पल की कर्व्ड सरफेस के चारों ओर क्रॉल कर सकता है, एक लॉन्ग जर्नी। या अगर किसी वर्म ने एप्पल के कोर के माध्यम से टनल बनाई हो, एंट उस डायरेक्ट पाथ को ले सकता है, बहुत शॉर्टर ट्रिप। एक वर्म होल उस टनल का कॉस्मिक इक्विवेलेंट है, स्पेस में या शायद टाइम में भी डिस्टेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करना। इन थियोरेटिकल स्ट्रक्चर्स को आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस के रूप में भी जाना जाता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन के नाम पर, जिन्होंने सबसे पहले उन्हें प्रपोज किया था। वे आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के भीतर एक वैलिड सॉल्यूशन है। यह थ्योरी ग्रेविटी को स्पेस टाइम के कर्वेचर के रूप में डिस्क्राइब करता है। वर्म होल्स इस कॉस्मिक फैब्रिक के एक्सट्रीम वॉर्पिंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे थियोरेटिकली हमारे यूनिवर्स के दो सेपरेट रीजन्स को लिंक कर सकते हैं। मिल्की वे में यहाँ एक पोर्टल से गुजरने की कल्पना करें और कुछ ही देर बाद एंड्रोमेडा गैलेक्सी में इमर्ज होना, या वे अदर पैरेलल यूनिवर्सेस से भी कनेक्ट हो सकते हैं। संभावनाएं उतनी ही वास्ट हैं जितनी की स्पेक्युलेटिव हैं, लेकिन क्रूशल क्वेश्चन बना हुआ है, क्या वर्म होल्स रियल हैं? क्या ऐसे कॉस्मिक शॉर्टकट्स वास्तव में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं? वर्तमान में हमारे पास उनके लिए कोई ऑब्जर्वेशनल एविडेंस नहीं है। वे मैथमेटिक्स से पैदा हुए प्योरली थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स बने हुए हैं। अगर वे नेचुरली फॉर्म होते हैं तो शायद क्वांटम लेवल पर वे इनक्रेडिबली टाइनी हो सकते हैं, एक स्पेसक्राफ्ट के लिए बहुत छोटे, और उनके एक्सट्रीमली अनस्टेबल होने की भविष्यवाणी की गई है। अगर कोई उनके माध्यम से गुजरने की कोशिश करता है तो वे एक इंस्टेंट में कोलैप्स हो सकते हैं, या वे रेडिएशन की लीथल डोसेस से भरे हो सकते हैं। उन्हें बहुत डेंजरस बनाना, भले ही हमें एक मिल जाए। एक वर्म होल को ट्रैवर्सेबल बनाने के लिए काफी बड़ा और काफी स्टेबल, हमें लाइकली उसी प्रॉब्लमैटिक इंग्रेडिएंट की आवश्यकता होगी, एक्सोटिक मैटर, नेगेटिव मास या नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी वाला मैटर।
वर्म होल के थ्रोट को ओपन रखने के लिए इस एग्जॉटिक मैटर की आवश्यकता होगी, इसे कोलैप्स होने से रोकना। इसलिए हमें अल्क्यूबियर ड्राइव जैसी ही फंडामेंटल चैलेंज का सामना करना पड़ता है। एग्जॉटिक मैटर की क्वेस्ट दोनों कॉन्सेप्ट्स के लिए पैरामाउंट है। इसके बिना वर्म होल्स थ्योरी के दायरे तक ही सीमित रह सकते हैं। एक ब्यूटीफुल और इंटाइसिंग आइडिया, लेकिन जो हमारे करंट ग्रास्प से परे है। इंस्टेंटेनियस ट्रैवल का एक सपना अभी के लिए अधूरा। सेक्शन 7 हियर एंड नाउ, हमारी करंट कैपेबिलिटीज और इंटरस्टेलर बेबी स्टेप्स। आइए थ्योरी के दायरे से अपनी प्रेजेंट रियलिटी पर लौटते हैं। आज 21 मई 25 है। स्पेस ट्रैवल के लिए हमारी एक्चुअल कैपेबिलिटीज क्या हैं? स्पेस में मानवता की अचीवमेंट्स वाकई रिमार्केबल हैं। हमने अपने सोलर सिस्टम के हर प्लैनेट पर रोबोटिक प्रोब्स भेजे हैं। हमने मार्स की सरफेस पर रोवर्स उतारे हैं, उसके टेरेन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारे पास ऑर्बिट में टेलीस्कोप्स हैं जो कॉस्मिक हिस्ट्री में गहराई से देख रहे हैं, और हमारे पास वॉयेजर 1 और 2 स्पेसक्राफ्ट हैं। 1970 के दशक में लॉन्च किए गए, वे अब इंटरस्टेलर स्पेस में हैं। सन के डोमिनेंट इन्फ्लुएंस की सीमा को पार कर चुके हैं। ये मॉन्यूमेंटल अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, सच्चे इंटरस्टेलर पायोनियर्स। हालांकि एंड्रोमेडा इंटरस्टेलर स्पेस से एक कोलोसल लीप है। यह प्लूटो या वॉयेजर प्रोब्स की तुलना में लाखों गुना दूर है। हमारे फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट जैसे पार्कर सोलर प्रोब इनक्रेडिबल स्पीड्स प्राप्त करते हैं। सन के अपने क्लोजेस्ट अप्रोचेस के दौरान यह 6 लाख किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो जाता है। यह 3,70,000 माइल्स प्रति घंटे से अधिक है। वाकई ब्लिस्टरिंग। फिर भी इतनी एस्टॉनिशिंग पेस पर भी एंड्रोमेडा की जर्नी। ऐसे प्रोब को कई अरब साल लगेंगे। हमारे करंट प्रोपल्शन सिस्टम्स ऐसे स्केल्स के लिए डिजाइन्ड नहीं हैं। वे समुद्र पार करने की कोशिश कर रही रोबोट्स की तरह हैं। ब्रेव, लेकिन अल्टीमेटली टास्क की विशालता के बराबर नहीं। हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए मुख्य रूप से केमिकल रॉकेट्स पर रिलाई करते हैं। ये इंजन्स हॉट गैस प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूल जलाकर काम करते हैं। यह गैस हाई स्पीड पर एक्सपेल होता है, जिससे थ्रस्ट पैदा होता है। यह सिद्धांत पृथ्वी के ग्रेविटी से बचने के लिए इफेक्टिव है, और हमारे सोलर सिस्टम के भीतर स्पेसक्राफ्ट को मैन्यूवर करने के लिए। लेकिन केमिकल रॉकेट्स का स्पेसिफिक इंपल्स कम होता है, मतलब कम फ्यूल एफिशिएंसी। इंटरस्टेलर इंटरगैलेक्टिक जर्नीज के लिए जरूरी फ्यूल की अमाउंट प्रोहिबिटिव है। हम कुछ प्रोब्स पर आयन प्रोपल्शन सिस्टम्स का भी उपयोग करते हैं। ये कहीं अधिक फ्यूल एफिशिएंट हैं, लेकिन बहुत जेंटल थ्रस्ट प्रदान करते हैं। वे लंबी अवधि में स्पेसक्राफ्ट को धीरे धीरे एक्सेलरेट करते हैं। यूजफुल, लेकिन रैपिड ट्रांजिट के लिए नहीं। प्रोपल्शन की लिमिटेशंस से परे अन्य इमेंस चैलेंजेस बनी हुई हैं। एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना जो ह्यूमन क्रू को सस्टेन कर सके, सिर्फ वर्षों के लिए नहीं बल्कि सदियों या सहस्राब्दियों के लिए अनसॉल्व्ड है। उस क्रू को कॉस्मिक रेडिएशन के रिलेंटलेस बैथ से शील्ड करना, रेडिएशन जो पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के प्रोटेक्टिव बबल के बाहर मौजूद है। इतने वास्ट टाइम स्केल्स को सहने के लिए काफी रोबस्ट एक स्टारशिप बनाना, पृथ्वी से रिपेयर या रिसप्लाई मिशंस की किसी भी पॉसिबिलिटी के बिना। ये इंजीनियरिंग और बायोलॉजिकल हर्डल्स हाईएस्ट ऑर्डर के हैं। हम कॉस्मिक टर्म्स में इन्फेंट्स की तरह हैं, बस अपने क्रेडल से बाहर अपने पहले टेंटेटिव स्टेप्स लेना सीख रहे हैं। पृथ्वी से हमारा टेक्नोलॉजिकल टेदर बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। सेक्शन 8 टुमारो स्टारशिप्स फ्यूचर प्रोपल्शन और पॉसिबिलिटी की ग्लिमर्स। जबकि हमारी करंट टेक्नोलॉजी हमें घर के पास टेदर्स करती है, फ्यूचर में न्यू डिस्कवरीज और ब्रेक थ्रूज का प्रॉमिस है। मानव इंजेन्युइटी एक पावरफुल फोर्स है। हमारी क्यूरियोसिटी बाउंडलेस है। हमारे पास उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का इतिहास है जिन्हें कभी इम्पॉसिबल माना जाता था। तो कौन सी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज एक दिन हमें एंड्रोमेडा तक ले जा सकती हैं? हम उन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के आधार पर स्पेक्युलेट कर सकते हैं जिन्हें हम समझते हैं, और उन थियोरेटिकल कंसेप्ट्स पर जिन्हें अब एक्सप्लोर किया जा रहा है। दूसरी गैलेक्सी की जर्नी रेवोल्यूशनरी एडवांसेस की मांग करेगी। ये फिजिक्स में बोल्ड न्यू थिंकिंग और पैराडाइम शिफ्ट्स की मांग करता है। स्टार्स का रास्ता इनोवेशन से पेव्ड है। एक सिग्निफिकेंट स्टेप फ्यूजन रॉकेट्स का डेवलपमेंट हो सकता है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन की पावर को हार्नेस करेंगे, वही प्रोसेस जो हमारे सन और सभी स्टार्स को फ्यूल करता है। हाइड्रोजन आइसोटोप्स जैसे लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई को फ्यूज करके हेवियर में इमेंस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। एक फ्यूजन रॉकेट बहुत हायर एग्जॉस्ट वेलोसिटीज ऑफर कर सकता है, और किसी भी केमिकल रॉकेट की तुलना में कहीं अधिक फ्यूल एफिशिएंसी है। यह पोटेंशियली नियर बाय स्टार्स की जर्नीज को फीजिबल बना सकता है, शायद एक ह्यूमन लाइफ टाइम के भीतर या कम से कम कुछ जेनरेशंस में। यह इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन के लिए एक गेम चेंजर होगा। फ्यूजन से परे अदर मोर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स पर विचार किया जाता है। सोलर सेल्स, या मोर एक्यूरेटली लाइट सेल्स। इन वास्ट अल्ट्रा थिन मिरर्स को सनलाइट द्वारा पुश किया जा सकता है।
या ग्रेटर एक्सेलरेशन के लिए पृथ्वी या ऑर्बिट से पावरफुल लेजर बीम्स द्वारा। समय के साथ वे एक पेलोड को लाइट स्पीड के सिग्निफिकेंट फ्रैक्शंस तक एक्सेलरेट कर सकते हैं। एंटी मैटर प्रोपल्शन एक और हाई पोटेंशियल कैंडिडेट है। जब मैटर एंटी मैटर से मिलता है तो वे एक दूसरे को पूरी तरह से अनाइलेट कर देते हैं। E.M. सिरो के अनुसार अपने एंटायर मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना, यह थियोरेटिकली पॉसिबल सबसे एनर्जी डेंस फ्यूल सोर्स है, लेकिन एंटी मैटर को क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना और सेफली स्टोर करना एक कोलोसल चैलेंज है। हम अदर फील्ड्स में भी ट्रांसफॉर्मेटिव एडवांसमेंट्स देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। मल्टी जनरेशनल वॉयजेस की कॉम्प्लेक्सिटीज को मैनेज करना, स्टारशिप्स और न्यू प्रोपल्शन सिस्टम्स के डिजाइन में असिस्टिंग करना, शायद हमें आखिरकार फिजिक्स को समझने में भी मदद करना। वॉर्प ड्राइव्स या स्टेबल वर्म होल्स के लिए जरूरी फिजिक्स। मटेरियल साइंस में ब्रेक थ्रूज भी एसेंशियल हैं, लाइटर, स्ट्रॉन्गर और अधिक ड्यूरेबल स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए। और सस्पेंडेड एनिमेशन या एडवांस्ड हाइबरनेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स, ये ह्यूमन क्रूज को लॉन्ग ट्रांजिट टाइम्स को सहने में मदद कर सकते हैं। स्पेस ट्रैवल का फ्यूचर एक ओपन बुक है जिसके लिखे जाने का इंतजार है। सेक्शन 9, इतनी दूर जर्नी क्यों? एंड्रोमेडा वॉयज के लिए ह्यूमन अर्ज। मानवता को इतनी ऑडेशियस जर्नी के बारे में सोचना भी क्यों चाहिए? एंड्रोमेडा गैलेक्सी की एक वॉयज लाखों लाइट ईयर्स दूर। आज के नॉलेज के साथ चैलेंजेस लगभग इनसरमाउंटेबल लगते हैं। जरूरी रिसोर्सेज इमेंस होंगे, फिर भी सपना बना रहता है। क्यों? क्योंकि एक्सप्लोरेशन ह्यूमन स्पिरिट में गहराई से बुनी गई है। ये हमें जो बनाता है उसका हिस्सा है। अफ्रीका से बाहर निकलने वाले पहले होमिनिड्स से वास्ट अननोन ओशंस को पार करने वाले एंशिएंट मैरिनर्स तक, मून और उससे आगे तक पहुंचने वाले एस्ट्रोनॉट्स तक, हम एक्सप्लोर करने, डिस्कवर करने, ये समझने के लिए प्रेरित हैं कि होराइजन के ऊपर क्या है। एंड्रोमेडा तक पहुंचना एक टेक्नोलॉजिकल ट्रायम्फ से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करेगा। यह इंटेलिजेंट लाइफ की पोटेंशियल के बारे में एक प्रोफाउंड स्टेटमेंट होगा। यह संकेत देगा कि एक स्पीसीज जो एक छोटे से प्लैनेट पर पैदा हुई है, नेचर के लॉज को इतनी हद तक मास्टर कर सकती है कि यह गैलेक्सीज के बीच इमेंस गल्फ्स को पार कर सकती है। यह कॉस्मोस में हमारे प्लेस पर हमारे पर्सपेक्टिव को फंडामेंटली ऑल्टर करेगा। हम एक सोलर सिस्टम से बाउंड स्पीसीज होने से ट्रांजिशन करेंगे, या एक गैलेक्सी भी ट्रूली गैलेक्टिक, शायद यूनिवर्सल सिटीजन्स बनने के लिए। ये क्यूरियोसिटी, परसिवियरेंस और विजन का प्रमाण होगा। सभी कॉन्शियस बीइंग्स के लिए होप और अचीवमेंट का एक बीकन। एक वेरी लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल कंसिडरेशन भी है, सर्वाइवल। यूनिवर्स एक डायनामिक और कभी-कभी डेंजरस जगह है। हमारा सन हमेशा के लिए नहीं जलेगा, अरबों सालों में यह मर जाएगा। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी खुद एंड्रोमेडा के साथ कोलिजन कोर्स पर है। हालांकि वह इवेंट भविष्य में बहुत दूर है, यह कॉस्मिक इम्पर्मनेंस को हाईलाइट करता है। गैलेक्सीज के बीच ट्रैवल करने की एबिलिटी रखना एक दिन मानवता की लॉन्ग टर्म कंटिन्यूएशन के लिए एसेंशियल हो सकता है, या हमारे डिस्टेंट डिसेंडेंट्स जो भी बने। यह लाइफ के लिए एक ग्रैंड, शायद अल्टीमेट इंश्योरेंस पॉलिसी है। यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि कॉन्शियसनेस की स्पार्क बुझ न जाए। एंड्रोमेडा तक पहुंचने का सपना आज हमारी इमेजिनेशन को फ्यूल करता है। यह साइंटिस्ट को नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करने के लिए इंस्पायर करता है। यह इंजीनियर्स को न्यू और इंजीनियस सॉल्यूशंस तैयार करने के लिए मोटिवेट करता है। यह आर्टिस्ट्स, राइटर्स और थिंकर्स को आकर्षित करता है, हमारी कल्चर को समृद्ध करता है। यह यूनिवर्स की शीर वास्टनेस की कांस्टेंट रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है। इसका प्रोफाउंड मिस्ट्री, इसकी ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी। भले ही हम अपने लाइफ टाइम्स में ऐसी वॉयज कभी ना करें, स्ट्राइविंग का वेरी एक्ट, ये पूछना कि क्या होगा, हमें आगे बढ़ाता है। यह हमें सीखने, ग्रो करने और बनने के लिए इनकरेज करता है। कॉस्मोस का कॉल एक एंशिएंट है और मेरा मानना है कि मानवता इसका उत्तर देने के लिए डेस्टिन्ड है।